की कार्य समिति की अध्यक्षता कर रहे यहाँ के नगर अध्यक्ष सम्मानीय गोपाल जी, जयपुर ग्रामीण के अति गतिशील अध्यक्ष भाई जितेंद्र जी, इस विधानसभा के प्रभारी भाई सत्यवीर जी, आपके बीच में आपकी आवाज बनकर काम करने वाले जिनका अभी भाषण आपने सुना, मुकेश जी, इसी सभागृह में जिनको बरसों से मैं देख रहा हूं, पार्टी चाहे किसी भी परिस्थिति में हो तो एक सिद्धांत के साथ जुड़े हुए नेत्री शरण जी, डॉक्टर वासुदेव जी, उपस्थित कोटपुतली नगर के दायित्ववान कार्यकर्ता बंधु और मित्रों, अभी चर्चा चली पार्टी के कार्यकर्ता की, और मैं समझता हूं कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। हम एक ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं जो निष्ठाओं के साथ, पंच निष्ठाओं के साथ, एक ध्येय के साथ, एक मिशन के साथ, एक सिद्धांत के साथ एक पार्टी में जुड़े हुए हैं। कितना बड़ा विशाल परिवार है हमारा। इसीलिए तो हमें किताब मिला कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 18 करोड़ से ज्यादा लोग इस पार्टी के रीति नीति और कार्यक्रम के साथ इस बड़े परिवार में शामिल है। राजस्थान के अंदर भी लगभग 81 लाख लोग हैं और उन 81 लाख लोगों में आप वो लोग हो जो पार्टी का चेहरा हो, पार्टी का मुखौटा हो। अभी 2 दिन पहले देश में 15वें राष्ट्रपति के रूप में पहली आदिवासी महिला द्रौपदी जी ने शपथ ली। शपथ लेने के बाद जो उनका पहला भाषण था वो मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रपति के रूप में मेरी जीत नहीं है, ये जीत है गरीब की। और इस देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बना है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, कोई गरीब व्यक्ति भी सपना भी देख सकता है अपनी योग्यता से, अपनी लगन से, अपनी कर्मठता से ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच सकता है। उन्होंने पूरी अपनी बात कही। मैंने मेरा राजनीतिक जीवन एक पार्षद से प्रारंभ किया। मुझे अनुसूचित जनजाति के अंदर संगठन में काम करने का मौका मिला। द्रौपदी जी ने कहा कि मेरी सेवाओं को देखते हुए पार्टी ने मुझे विधानसभा में सदस्य बनाया, राज्यपाल बनाया, और मैं सपने में नहीं सोच सकती थी कि उड़ीसा के छोटे से गांव की महक को मैं कभी राष्ट्रपति भवन तक ले जाऊं। ये अपनी पार्टी का कमाल। बचपन में नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने का काम किया। एक चाय बेचने वाला गरीब की घर से निकला हुआ व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। एक साधारण झोंपड़े से निकली हुई एक शिक्षिका के रूप में अपने जीवन को प्रारंभ करके एक कलरक के रूप में अपनी आजीविका के लिए नौकरी करने वाली एक आदिवासी बहन राष्ट्रपति बन सकती है। तो फिर इस कोटपुतली के अंदर हम अपने में से किसी योग्य व्यक्ति को क्यों नहीं विधायक बना सकते? ये प्रश्न निश्चित तौर पर सोचने का भी है और विचार करने का भी है। अभी मुझसे पहले राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया। मुकेश जी ने सही कहा, हमने कोटा में अपनी कार्यकारिणी की, राजनीतिक प्रस्ताव रखा,
उस पर विचार विमर्श हुआ। फिर जिले की कार्य समिति में विचार विमर्श हुआ। आज मंडल की कार्य समिति में इस पूरे प्रदेश की राजनीतिक हालातों को लेकर, कुशासन को लेकर और जिस प्रकार का अराजकता का वातावरण बना हुआ है, हम राजनीतिक प्रस्ताव पर आज चर्चा कर रहे हैं। आपकी चर्चा के बाद शक्ति केंद्र और बूथ तक के बाद चर्चा में जाएगी। आज आपके सामने ये भी सवाल खड़ा है, एक राजनीतिक दल जो राजस्थान में शासन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी, इस हिंदुस्तान में सबसे पुरानी पार्टी, आजादी के आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी, आज उस पार्टी का संगठन कहां है? आपने 4-5 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष का बयान पढ़ा होगा कि अब हम संगठन के जिलों का संगठन करने का काम प्रारंभ करेंगे जल्दी, 2 साल बाद बोले 16 जिलों को प्रथम चरण में हम संगठन कर देंगे। कोई संगठन नहीं, प्रदेश कार्य समिति की कोई में पदाधिकारी सिर्फ अकेले हैं प्रदेश अध्यक्ष, कोई जिले की कार्य समिति नहीं, कोई मंडल की कार्य समिति नहीं। और अगर उनकी कोई कार्य समिति की बैठक भूल चूक से कभी हो जाए तो उनका वो दृश्य दूसरे दिन अखबारों में भी छपता है, एक दूसरे के गिरबान को पकड़कर कपड़े तार तार करने। और दुर्भाग्य रहा कि आज शासन उनके हाथ में है और उसका मुख्य आधार यह रह गया। आप जितेंद्र जी की पीड़ा थी, निश्चित तौर पर हमें कई बार सोचना चाहिए, हम अपने अहम से, अपने अहंकार से, अपने मन के थोटे से, दुराव के कारण से कई बार चलते चलते ऐसे नाव में बैठ जाते हैं और उस नाव के कारण से हम सब लोगों को लेकर खंडक में गिर जाते हैं और 5 साल तक उस पीड़ा को भोगते हैं। ये कोटपुतली की बात नहीं, पूरे राजस्थान में जब से 1952 से चुनाव होने लगे, सबसे कम मतों के अंतर से इस सरकार ने जन्म लिया। 0.5% अंतर था, कांग्रेस को ज्यादा मिले, यानी 200 में से एक आदमी ने मन बदला और शासन हमारे हाथ से चला गया। क्या क्या वादे हुए, संपूर्ण कर्जा माफी की बात भी कही गई, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 3500 रुपए देने की बात भी हर महीने कही गई, जितने संविदा में नौकर लगे आज तक उनको नियमितीकरण की बात कही गई, सुशासन की, पारदर्शी शासन के साथ साथ मुफ्त में बिजली की बात कही गई। और उन पर विश्वास राजस्थान में कुछ लोगों ने किया, उसका परिणाम हमारे सामने है। भाइयों, हम सब लोग एक सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। कितने वर्ष पहले पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद की बात की और उससे जन्म हुआ अंत्योदय का। और जब हमारे शासन हाथ में उनके सपनों को पूरा करने वाला विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता के हाथ में शासन आया, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में शासन आया, आप उनके गरीब कल्याण की सारी योजनाएं देख लें। इस राजनीतिक प्रस्ताव की रचना करने वाली समिति में मैं भी था, हमने उसका भी पहले 1.5 पन्ने में उल्लेख किया। आज आपके कोटपुतली के गांव में या टीटू प्रधान जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बन रहे हैं। 2024 तक इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचे जिसके सर पर छत नहीं हो। ये सपना देखा दीनदयाल जी ने, अंत्योदय के माध्यम से अंत में खड़े का उदय करने का काम किया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। कितने वर्षों से गरीब के मकान की बात चल रही है।
यहाँ मैत्री जी बैठे हैं, उस समय इंदिरा आवास योजना बनी। चुनाव के समय में 25,000 रुपए दिया करते थे गरीब को इंदिरा आवास योजना में, फिर उस राशि को बढ़ाकर 50,000 किया। और पिछली बार जब अशोक गहलोत जी शासन में थे, उन्होंने कहा राजस्थान में कोई गरीब रहेगा नहीं, सबको मकान मिलेगा, मुख्यमंत्री आवास योजना बना डाली। चुनाव में योजना बनती है, चुनाव में योजना खत्म हो जाती है। इन योजनाओं के माध्यम से कांग्रेस के लोगों ने वोट काटने का काम किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीब के जीवन को बदलने का काम किया। आज गांव में जल जीवन मिशन चल रहा है। ये दिगर बात है कि राजस्थान के अंदर जितनी दुर्दशा उन्होंने इस मिशन की कर रखी है, 29,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए इसमें 2019 के बाद अब तक 4,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने उनमें से अपनी सैंक्शन निकाली और उसमें भी 3300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और आज गांव-गांव के अंदर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं जो टंकी बन रही है अशोक गहलोत जी बना रहे हैं। ये जो घर घर में पाइपलाइन जा रही है, किसी ने नहीं देखा है सपना। तो गरीब के घर में भी टूटी खोले तो पानी आए। इसको कहते हैं अंत में खड़े का उदय। आपके यहाँ तो नहीं, हमारे यहाँ तो हमारी लोक संस्कृति में पर्यावरण पर गीत बने हुए। वो पर्यावरण चलती थी, एक मटके पर दूसरा मटका, दूसरे पर तीसरा मटका लेके, और एक एक 2-2 कोस 4-5 किलोमीटर दूर से पानी लाया करती थी। अब सर पर किसी हमारी बहन को घड़ा नहीं रखना पड़े। अभी ये स्वच्छ भारत मिशन का काम चल रहा है। मैं पंचायत राज का मंत्री था, 79 लाख शौचालय हमने उस वक्त मंजूर किए। बात छोटी सी है पर बात गरिमा से जुड़ी है। आज इस एसडीएम का सेकंड फेज चल रहा है। कचरा मुक्त गांव की बात चल रही है, इस मुल्क में चल रही है, पर राजस्थान में दम तोड़ रही है। इन योजनाओं की बात करें, आयुष्मान योजना की बात करें, मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी योजना कर डाली, विकृत कर डाला उसको। हाँ, ये सही है कि भामाशाह योजना जब थी, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, 3 लाख का इलाज मुफ्त में मिला करता था। निजी चिकित्सालय भी बहुत बड़ी संख्या में जुड़े। आज देख लो निजी चिकित्सालय। ये चिरंजीवी योजना सिर्फ वो उनके लिए है जो सरकारी चिकित्सालय में जाते हैं, निजी चिकित्सालय इसको छोड़ चुके हैं। मतलब कितनी बात मैं करूं ना। आप तो शहर के लोगों पर आज मैंने पहले कहा कर्जा माफी को लेकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। राजस्थान के किसानों को संपूर्ण कर्जा माफी राहुल गांधी जी से 3 दिन बड़ी सभाओं में कहलवा दिया और आज सिर्फ 7,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। ये विधानसभा का आंकड़ा है। मैंने ही पूछा था, बताओ 31 मार्च 2018 तक राजस्थान के किसानों पर कुल कितना कर्जा था? 99,900 करोड़ रुपए तो माफ किया 7,000। और दूसरी तरफ हर साल 6,000 रुपए बिना मांगे राजस्थान के 79 लाख किसानों को मिल रहे। कल्पना कर सकता है किसने मांगी? ना आपने ना मैंने। रवि मुझसे पहले इस बात की चर्चा की गई कि जब वैश्विक महामारी कोरोना आई, शहर के कार्यकर्ताओं ने जान को हथेली में रखकर कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी को भी ऑक्सीजन और दवाई के अभाव में हम उसके सहायक बनेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन ही सेवा है, राजनीतिक संगठन और सामाजिक सरोकारता से हमारा संबंध है। आप सब लोगों ने काम किया। पूरे राजस्थान में मैं कभी खोजने लगता हूं, कोई बिरनी कोई जगह होगी जहां कांग्रेस और कांग्रेस के सेवा दल ने कहीं आगे बढ़कर उस मुसीबत में जब सब कुछ ठहर गया था, थम गया था, हम लोग जब जाया करते थे होलों में तो धीरे से आधी खिड़की खुलती थी,
कोई कहता अपने एमएलए साहब आए, उस समय भी इस पूरे राजस्थान में, इस कोटपुतली में आपने सेवाएं की। ये महामारी पहली नहीं है। नेत्री जी ने जब भेजा फैला पूरा देश में, उसकी भी याद की होगी। पोलियो की महामारी हमारे सामने रही, डिप्थीरिया आ गया उसके सामने रही, ट्यूबरकुलोसिस हो गया एक बार उसकी सामने रही, फिर चेचक रोगी बताओ इनाम पाओ, मलेरिया हमारे सामने आया। मतलब जितनी बीमारियां आई हम टुकड़ टुकड़ देखा करते थे। कोई वैक्सीन आए, विकसित देशों के अंदर जो वैक्सीन 10 साल 5 साल पहले आता था, वो हमारे मुल्क में आते आते 10 से 5 साल लगाता था। तो आपने देखा होगा इस बार क्या कमाल किया मोदी जी ने, 8 महीने में 2 वैक्सीन। और अभी 2-3 दिन पहले एक लेख छपा था, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण इस अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए हिंदुस्तान के अंदर 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। जान है तो जहान है। ये जान, इस मुल्क की जान बचाई किसने? क्या हमारे लिए गर्व की बात नहीं? 108 देशों के अंदर हिंदुस्तान ने वैक्सीन भेजा। अभी यूक्रेन और रूस के युद्ध का नजारा हमने देखा होगा। मेरे यहाँ पे भी लगभग 200 के लगभग लड़के मेडिकल और इंजीनियरिंग करने यूक्रेन गए। युद्ध प्रारंभ हो गया, धमाके उठने लगे, और उसके बीच में जब हमारे मोदी जी ने दखलंदाजी की, रूस को भी कहा और यूक्रेन को भी कहा कि मेरे बच्चे हैं, ये बच्चे आए, अब वापस आए, कुछ मैं ऑपरेशन गंगा प्रारंभ कर रहा हूं, मेरी हवाई जहाजें यूक्रेन की राजधानी में उतरेगी, पर अब धमाका नहीं। दोनों ने लड़ते लड़ते युद्ध बरामद किया, और तिरंगा लेकर हमारे मुल्क के बच्चे 25,000 ज्यादा बच्चे। अगर ये नहीं होता तो कलेजा का टुकड़ा जिस परिवार का रहता है, उसकी मनस्थिति की कल्पना आप कर सकते हैं। मैं समझता हूं इन सारी चीजों के बारे में हम सब लोगों को एक बार सोचना चाहिए। एक तरफ हम और हमारी पार्टी, और दूसरी तरफ जिस सरकार का जिक्र इस राजनीतिक प्रस्ताव में भी है, मैंने सरकारें बहुत देखी। कहते हैं सरकार सड़क सड़क कर चला करती है, फिर कहते हैं गवर्नमेंट वो होती है जो पल पल में गौर भी करती है। मैंने इस सरकार को चलते नहीं देखा, किसी बात को गौर करते नहीं देखा। इस सरकार में अगर चल रही है तो माफियों की चल रही है, गैंगस्टर की चल रही है। और थाने में भी क्या छोड़ा इन्होंने, बजरी खा रहे, अभी तो पर्वत खा रहे, पेपर खा रहे हैं, पेपर लीक, सरकार भी नौकरी खा रहे हैं। और अभी आज बकरा चोर और गधा चोर गैंग के बारे में आपने खबर पढ़ा। सवाई माधोपुर में पूतना गांव में एक गरीब ब्राह्मण का जो मंदिर का पुजारी था, इसलिए उसको जिंदा जला दिया गया। जो बड़े बाहुबली थे, उस मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा करना चाहते। और अभी आपने देखा होगा बाबा विजयदास की कुर्बानी। मैं समझता हूं हम सब लोग, हमारे घरों में महाभारत है, गीता है, गीता में भगवान कृष्ण का संदेश है, ब्रज परिक्रमा की चर्चाएं हैं, कनकाचल पर्वत की चर्चाएं हैं, बद्री पर्वत की चर्चाएं हैं। आज जिस प्रदेश के अंदर 500 से ज्यादा दिन तक साधुओं को आंदोलन करना पड़े, पद यात्रा करनी पड़े, प्रियंका जी तक चले गए, गहलोत साहब को जाके गुहार कर दी, परंतु
जायदा जी की वहाँ खान है, सरकार के बहुत अधिक पीडी सोनी साहब की खान है। कौन निरस्त करे? सवाल ये उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में इन सारे इलाके के अंदर को वन क्षेत्र में शामिल किया गया, फिर किसके दबाव से क्यों वन क्षेत्र की जमीन को सेट अपार्ट करके पहले माइंस में रेवेन्यू भी दी गई, रेवेन्यू से माइंस में दी गई। और आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, 8 महीने पहले कलेक्टर ने प्रस्ताव दे दिया कि यहाँ बाबा लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये कंकाचल पर्वत और ये आदि पर्वत, आदि बद्री पर्वत, इस पर खनन नहीं होना चाहिए। 8 महीने तक राजस्थान के सचिवालय में कलेक्टर के प्रस्ताव पर कार्रवाई हुई। और दुर्भाग्य देखिए आप, 3 दिन पहले बाबा नारायण दास टावर में चढ़ गए और उसके साथ ही बाबा विजय दास ने सोशल मीडिया पर कह डाला, अगर आप हमारी धर्म संस्कृति के अवशेषों को खोदोगे, भगवान कृष्ण के जीवन के साथ जुड़ी हुई ब्रज 84 पर की प्रतिमा के साथ लगे हुए पर्वतों पर आप इन माफियों से खनन कराओगे तो मैं आत्मदाह करूंगा। क्या सरकार है? सरकार के सामने धू कर एक बाबा, एक संत, जिन संतों के सामने आप हम नतमस्तक रहते हैं, जो हमें आशीर्वाद देते हैं, जान दे दे, सरकार के माथे पर इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है? उदयपुर की घटना, कन्हैयालाल असर कलंक की घटना, ना देखी ना सुनी, सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद जिस प्रकार का बोस मोहम्मद रियाज अख्तरी का बयान मैंने पढ़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा नारे लगा रहे और प्रधानमंत्री का कॉल लगा रहे हैं। और जब ये एनआईए के पास मामला गया तो पता लगा कि ये जो दावते इस्लामी जो इनका संगठन है, इस संगठन के लिए वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके आए। 25 राज्यों में 300 से ज्यादा उन्होंने आतंकवादी तैयार कर दिए। ये राजस्थान पहला प्रदेश है जहां कोटा के अंदर पीएफआई की हिजाब रैली करने की अनुमति दी। कई हिजाब रैली नहीं हुई। और आप याद कर लो, इस पीएफआई के संगठन के अध्यक्ष हैं मोहम्मद आसिफ। जितेंद्र जी को मालूम होगा, उनका बयान छपा था कि इस बार अगर रामनवमी पर जुलूस निकले, नारे लगे तो सांप्रदायिक दंगे होंगे। और बयान दिया। चौथे दिन करौली के अंदर, करौली की घटना के बाद जो पहली टीम गई उसमें मैं था, एफआईआर दर्ज कराते हैं वहां के जो सर्किल इंस्पेक्टर, और कहते हैं मैं इस जुलूस के साथ था, जुलूस की अनुमति ली, शांतिपूर्वक जुलूस जा रहा था। जुलूस ने 900 मीटर अपना सफर तय कर लिया, भगवान राम के नाम राम धुनी के साथ राम का रथ चल रहा था। अचानक एक जिम के ऊपर से पत्थर आने चालू हो गए। एक तरफ से अल्लाह ऊपर का नारा लगाते हुए तलवारें आ गई, लाठियां आ गई और चाकूबाजी चालू कर दी। सबसे पहले राम रथ को तोड़ा, राम की जो बड़ी तस्वीर थी उसको तोड़ा। और उसके बाद जब मामला बढ़ा तो ये कहा भड़काऊ नारे लग रहे थे। और फिर कहने लगे अशोक जी, मुख्यमंत्री जी, कि संप्रदाय सद्भाव रखने के लिए दोनों तरफ से गिरफ्तारी हुई। गुनाह करें और बेइज्जत हो हम, ये इस सरकार की आदत है। यही नहीं, आपने अभी जोधपुर की घटना देखी होगी। स्वतंत्रता सेनानी बिस्सा जी की मूर्ति पर पाकिस्तान के झंडे लगे।
ऐतराज किया। इस मुल्क के अंदर आज भक्तों ने लाठीचार्ज हुआ, धारा 144 से। हमारे चुरू में सुजानगढ़ के अंदर सालासर आप जाते हैं, एक बहुत बड़ा गेट है जिसमें बरसों से लोग उस राम दरबार के सामने सर निभा के निकलते हैं। सड़क चौड़ी करेंगे, तोड़ दिया। विधानसभा में मैंने मामला उठाया और उसके बाद कहा कि उनको दोबारा बना देंगे। आज किस लॉरेंस गैंग की बात करो, संपत नेहरा गैंग की बात करो, ये सही कह रहे हैं। हरियाणा उत्तर प्रदेश से निकलकर इन गैंगस्टरों ने राजस्थान की इस धरती पर दहशतगर्दी का वातावरण खड़ा कर दिया। इन्हें पनाह मिलती है। आज ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है? क्योंकि राजस्थान के अंदर थाना और कचहरी नीलाम हो रही, बड़े सोपाए। अब मैं उन रिपोर्टों का जिक्र करूंगा तो लंबा समय हो जाएगा। तो राजस्थान के अंदर पद्मिनी ने जोहर किया था अपने अस्तित्व के लिए। चूड़ावत मांगी सेनाली सरकार दे दियो छत्राणी, ये वो धरती है। पर सरकार के खुद के आंकड़े कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर गृह मंत्री के रूप में जवाब देते हुए स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल जी कहते हैं मर्दों का प्रदेश इसलिए बलात्कार होंगे। ये मर्दानी, अबला की इज्जत लुटोगे, मर्दानी की। ऐसा शासन करने वाले लोग हमारे सामने हमारी कमियों के कारण राज करते रहे। हम छोटी छोटी बातों के लिए आपस में दूर होते, एक दूसरे से दूर होते चले जाए। 18 हमारी बहनों की इज्जत नीलाम होती है, सुबह से शाम होती है। सरकार के आंकड़े कहते हैं 8 हत्याएं होती है रोज, 220 से ज्यादा चोरियां होती है, डकैतियां होती है। और साइबर क्राइम की तो बात ही मैं क्या करूं। आपका इलाका तो मेवाड़ का इलाका तो शमशीर बन गया। अभी अखबार में पढ़ा वो 200 से ज्यादा घटनाएं प्रतिदिन हो रही है। और इसके बीच में सिर्फ कुर्सी बदलनी चाहिए मेरी। राज्यसभा का वोट लेना था। राजगढ़ के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ दीपक मीणा बलात्कार करता है। एमएलए का बेटा है, इसलिए सरकार अखबार लगाती है। अब जाके कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया। इस प्रकार का शासन, किस प्रकार की बातें। अभी आपने 2 दिन पहले फ्री रीड के पत्र को पढ़ा होगा। मतलब आपने, हम सब लोगों ने राजस्थान की राजधानी में लाठी खाई। सरकार को सबक लेना चाहिए था। रीट की चीट दोबारा नहीं हो। और इस बार फिर पेपर लीक, 16 लाख बच्चों का भविष्य फिर एक तरह से चौराहे पर आके बच्चे खड़े हो गए। ये बुनियादी सवालों पर विचार कौन करेगा? रीट की इस पेपर चोरी के अंदर राजीव गांधी स्टडी सर्किल किसकी सरपरस्ती में चल रहा है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को, डीपी जरोनी को सरकार निलंबित करती है, बर्खास्त करती है और फिर असदुद्दीन को क्लीन चिट दे देती है। कौन है राम कृपाल मीणा? कौन है प्रदीप पाराशर? राजीव गांधी स्टडी सर्किल के साथ जुड़कर जिस प्रकार का इन्होंने पेपर की लूट की, हमसे छुपी भी नहीं। मैं समझता हूं आज मैंने लूट होते देखा है, पर सरकार की नौकरियों को लूट में पहली बार देख रहा। ये गोविंद जी डोटासरा रोज बोलते। मैंने विधानसभा में कहा कि आपके घर में बच्चे योग्य हो सकते हैं, मुबारक आपको, पर पूरा कुलबा ही 1 साल में आदेश बन गया। बोले तेरी पूजा करूं, हमारे वहां करते हैं ऐसा तो मुझे सास रहा, बींद चाहे कैसा ही दे दे, सुसरा दे डोटासरा। आज सावन के दिनों में पूजा करते हुए हमारी बेटियां, हमारी बहनें बोलती है डोटासरा सुसरा अफसर की नौकरी आईएएस याद चल रहा है भाई। आजकल तो पहले मैंने उड़ता पंजाब फिल्में में बड़ी देखा, नशे की गिरफ्त में पंजाब।
और दूसरा राजस्थान। राजस्थान के अंदर आप हनुमानगढ़ गंगानगर के उस इलाके में जितनी मर्जी हीरोइन ले लो, अफीम ले लो, चिट्टा ले लो, हमारी आपकी अवैध नशीली दवाइयों के लिए ट्रांजिट रूट बन गया। मैं समझता हूं सारी चीजों के बीच में निश्चित तौर पर हम सब लोगों की जनता की आवाज बनने की आवश्यकता है। आज आपके पड़ोस में बड़ौदा मेयो के अंदर योगेश राठौर ने क्या कसूर किया था, क्यों पीट पीट कर मार डाला? चित्तौड़ में पिंटू भील को मार मार पीट पीट कर मार डाला, मॉब लिंचिंग हो गई। मैं इन सब चीजों में लंबी बात कहूं तो लंबा समय लगेगा, पर ना कानून है ना कानून का राज है। मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री बने बैठे हैं, रोज इनका कोई ना कोई मंत्री इनको ललकारता है। सरकार में बैठा मंत्री खुद कह रहा है कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया। अब अलाइनमेंट खराब हो, आप सबके पास मोटरें हैं और अलाइनमेंट 3-4 साल तक आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट खराब और गाड़ी चलती जाए तो फिर दूसरी गाड़ी का वो पहिया फटेंगे। इस मैं जिम्मेवारी से कर रहा हूं, इस बार आप सोच लेना, इस सरकार का पहिया तो बीच चौराहे फटेगा, इसके पाप की हांडी फूटेगी। और आज कह रहा हूं जिम्मेवारी से, अगर एक छोटी मिनी बस जितने भी विधायक जीत जाए तो मुझे कहना, आपके यहाँ के मंत्री जी को तो इनके साथी में बैठा था विधानसभा, मुनियों का है मुनियों कैसे, इनको ये तो यादव है, मुनियों का पूरा हिसाब नहीं रखते हैं। तो ऐसे मुनीमों को कौन मौका दे रहा है? क्या कारण है? जिस बात को लेकर जिला अध्यक्ष ने कहा 3 महीने बाद आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम 40,000 वोटों से जीतते हैं, उसी कमल पर मोहर लगती है। और 3 महीने पहले चुनाव में 12,000 से बड़ा उम्मीदवार आता है। अगर इसी प्रकार के शासन कुशासन भी भ्रष्टाचार की तो मैं बात ही क्या करूं, आजकल तो नया उद्योग खुल रहा भाई, ये जो ट्रांसफर उद्योग है ना, स्थानांतरण उद्योग, आजकल देखा करो आप आते जाते की गाड़ी में देखा करो, खेलने मिलेंगे आप, नया उद्योग खुलेगा। अब जरूरत थी कि आपके अलवर में कलेक्टर साहब भी पकड़े गए, 200 में आपके एसपी साहब पकड़े गए, भरतपुर के डीआईजी साहब थे, उनका दलाल पकड़ा गया, उन्हीं के घर से टेलीफोन करके पैसे मंगाता, दलाल को पकड़ दिया तो डीआईजी साहब राहत नहीं। कोटा में डीआईजी लगा रखे थे एसपी सिंह जी, उदयपुर में कोटा में एसपी थे तो पकड़े, एसीपी ने पकड़े और 3 महीने जेल में रहे। सिंह भाई कतवाल तो फिर डर जाएगा। आज भ्रष्टाचार के तांडव के कारण से बड़ा दुख है। खंडेला के अंदर वो एक नौजवान वकील हंसराज मावलिया, वकील क्या अपने को आग लगाकर जान देता है, वो ऐसा ही समझता है। और ये बेरोजगारी भत्ता क्या नौजवानों ने इस सरकार का साथ देने की सोची थी। राजस्थान की विधानसभा हमने बोला 27 लाख लोग हैं राजस्थान में, सर्वाधिक बेरोजगारी, सर्वाधिक ग्रेजुएट बेरोजगार है 27 लाख, जिन्होंने बीए कर रखा है, एमए कर रखा है। और बेरोजगारी भत्ता पहले कह रहे हम 2 लाख को देंगे, अब दे रहे 53,000 का। क्यों भत्ता लेना है ना, तो 4 घंटे चौकीदार बन के सरकारी दफ्तर के सामने खड़े हो। ये सरकार है। और बिजली की तो भाई बात ही क्या करें, क्या लूट मचा रखी है। बिल आएगा 24 पैसे प्रति यूनिट का फ्यूल चार्ज का बिल आते देखना आ गया। ये सरकार विधानसभा में कहा ना 50 यूनिट तक फ्री, 300 यूनिट तक रियायतें होगी। अपने थर्मल पावर हाउस को बंद करके 17 रुपया यूनिट के अंदर प्राइवेट बिजली उत्पादन कंपनियों से बिजली खरीद के चांदी कूटने का काम हम करें। हम कोयले के अंदर कोयले की दलाली का हद होगी। एक ही कंपनी को अडानी का नाम लेते हैं, कई बार हमारे नेताओं के साथ जुड़ते हैं, अडानी को इनसे पूछे
कि 1042 करोड़ का टेंडर सिंगल टेंडर क्यों दिया, संस्थागत भ्रष्टाचार हो या दूसरी बात हो, ये सारी बातें हमारे सामने। आप सब लोग, मैं समझता हूं जो बातें मैंने रखी, कोई नई बात नहीं। इन बातों के बारे में आप अनभिज्ञ लोग नहीं हो, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि हम इन बातों को लेकर, उन सिद्धांतों को लेकर और मन में इस दर्द को लेकर, समय और काल और चक्र और परिस्थितियां बदलता रहता है। पिछले चुनाव की कोई परिस्थितियां बनी होगी, जिस तरह आज मैं कह रहा हूं, मुझे दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई देता है। अब तक की कांग्रेस में सबसे शर्मनाक हार होगी, मैं जुम्मेवारी से कह रहा हूं, क्योंकि सरकार की बुनियाद लूट पर है, सरकार की बुनियाद टिकी है झूठ पर, सरकार की बुनियाद टिकी है अंतर्विरोध पर। पायलट के नाम से इन्होंने वोट ले लिए। यहाँ आपके यहाँ भी बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे पायलट भी मुख्यमंत्री बनेंगे। जितना अपमान इस गहलोत साहब ने सचिन पायलट का किया, कोई इंसान का कर नहीं सकता। निकम्मा है, रगड़ाई नहीं हुई, बेवकूफ है, नकारा है कि सरकार। इसलिए भाइयों, लंबी चौड़ी बात नहीं है, अपनी पार्टी का कमाल है कि हम एक बूथ तक और पन्ना समिति तक बात कर रहे हैं, पर इन सबके साथ अगर हमारी निष्ठाएं नहीं होगी, जब एक परिवार में सब लोग रहते हैं तो परिवार की इज्जत पहली इज्जत है। मैं एक सच्चा किस्सा सुनाकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। मैं जहां से चुनकर आता हूं वो जगह है चुरू। वासुदेव जी जानते हैं, वहां एक जारिया गांव है। हमारे यहाँ सुनार का काम अभी भी गांव में करते हैं। प्रसिद्धि हमारा उस साइड का सोना चांदी का काम अच्छा काम है। एक सुनार जाति के परिवार में पिता की मृत्यु के बाद दो भाइयों में झगड़ा हो, मकान के बंटवारे और जमीन बंटवारे को। और झगड़ा भी इतना हुआ कि छोटे भाई ने बड़े भाई का सर फोड़ दिया। मामला मेरे तक आया, मैंने समझाइश की। हमने जाके अपने पूर्व सरपंचों को उनको भेज कर घर में एक छोटी सी दीवार करा दी। अब हमारे यहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, इतनी सर्दी पड़ती है कि चुरू का नाम आता है इस राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में सर्वाधिक ठंड से। सर्दी का दिन चोर घुस गए। दुकान जो गांव में होती है वो दुकान का रूप भी है, रात को सोने का रूप भी घर में करते हैं। अब छोटे भाई के नीचे था, बड़ा भाई का ऊपर मकान था। चोर घुस गए। छोटे भाई ने सोचा तू बोला तो ये 2 जने तेरे को मार देंगे, और तू नहीं बोला तो कल सुबह गांव मार देगा, तो गहना सारा ले जाएंगे। कई देर सुखपाट करते करते उसने अचानक जोर से मारे, चोर आया भैया, चोर आया। ऊपर से भाई और भतीजा, सीढ़ियां भी पूरी नहीं उन्होंने देखे कितनी है। दोनों जने आए, एक चोर भाग गया, एक चोर को पकड़ लिया और उसकी खूब धुनाई कर दी, बांध दिया उसको। दूसरे दिन सुबह 5-6 बजे मेरे पास आ गए। हमने तो रात को चोर को पकड़ा, पीट दिया। तो मैंने कहा जिंदा तो है, जिंदा तो है, तो हमारे पर मुकदमा बनेगा, हमने पीटा खूब। भाई सगाया दूसरे कहा जी वो मेरा बाप है ना हंसराज। तो आज भी मेरे घर को लोग कहते हैं हंसराज सुनार का घर। चोर चोरी कर लेता तो बदनामी इस मेरे छोटे भाई की नहीं होती, मेरे बाप की होती। इसलिए मैंने चोर को पकड़ने में इसकी मदद की। तो भाई ये पार्टी हमारी माँ है। जब हम पार्टी को, विचारों को छोटे स्वार्थ के कारण छोड़ देते हैं तो बदनामी किसकी होती है? आपको। तो इस बार हमें इस बदनामी को छोड़ना है और इस बार सबको मिलकर
इस गली सड़ी सरकार को जो अपने आप ही मर रही है एक धक्का भी लगाना है और एक सहकार का भाव सब एक के लिए एक सब के लिए भाव मन में पैदा करके और हम सब लोग बराबर है कार्यकर्ता है। ये एक ही पद ऐसा है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो जिला अध्यक्ष वो भी कार्यकर्ता है और सामने बैठे नेतृत्व भी कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता के भाव से हम इस बात को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा लगा अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे कहा कि मैं आपकी इस कार्य समिति में आऊँ, मेरे को समर्पित कार्यकर्ताओं के दर्शन करने का मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।